टाइम गैप ज़्यादा, ड्यूरेशन गैप, या फिर कई बार आप सो के आवाज़ ब्रेक होता है ना बात करते हुए, किस केस में ज़्यादा होता है? सर्द वेव होगा। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सा, लाइट इंटरनेट, वो सब कहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं? मोर देन 2300 सेटेलाइट लॉन्च हो चुका ऑलरेडी। 30,000 सेटेलाइट लॉन्च करने का प्लान है लोअर में। फायदे दिख गया कि रिमोट से रिमोट एरिया में भी आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी। ट्रेन में बैठे हो तब भी इंटरनेट मिलेगी, कर सकते हो ना, यू कैन सर्व इंटरनेट। वाटर के अंदर हो अभी इंटरनेट, फायदा होगा। लेकिन कहाँ सब जा रहे हैं, फायदा, फायदा क्या होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा उसका? स्पेस डेब्रिस, हर सेटेलाइट का अपना एक एज होता है जब तक बाद बेकार हो जाता है। स्पेस डेब्रिस इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल ऑफ यू ना, हम लोग सेटेलाइट इंटरनेट का समय नहीं, इस कॉन्सेप्ट है तो गो थ्रू। मेरा समझो ना कि कोई पार्टिकल, अब मान लो नया तुम लॉन्च कर रहे हो, रास्ते में आ जाए ज़्यादा है तो ना, प्रिसीजन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारी क्लास में इतने लोग बैठे हो, आराम से आके बैठ गए, कुछ एक एक का भरा होता, तो आके यहाँ बैठना होता इतना मुश्किल होता। यहाँ पे तो फिर मैनुअली कर पा रहे हो, इसमें यहाँ से कंप्यूटर से करना होता है, इतना मुश्किल होगा। आने वाला टाइम एवोल्यूशनरी है या स्ट्रेस? वही ना, इसकी आवश्यकता पड़ रही है ना। और किसी वजह से आपका कंट्रोल फेल हुआ, और तुम प्लेन से उड़ रहे हो, पत्थर उठाया, ग्लोब ये मारा, अगर ऊंचाई पे, स्पीड में कितनी लगभग, प्लेन की अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर पर आवर होता है। और जो हाइपर लूप कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका स्पीड ज़्यादा, स्पीड 1200 के आसपास मैक्सिमम इसमें अभी तक का, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन की पैरेलल चलने वाले हाइपर लूप बहुत कॉस्टली होगा। क्या है नहीं पता, होमवर्क लिख लो। तो अभी तक तो स्टारलिंक लिखना चाहिए था होमवर्क में, और हाइपर लूप ले लो। सब कहाँ पे होने वाला है ये हमारा स्टारलिंक वाला इंटरनेट वाला सारा का सारा सेटेलाइट? यहाँ पे थर्मोस्फीयर। और कोई खासियत थर्मोस्फीयर का? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग? जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन इनटू आयंस, सब आवेश में बदल जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान है, राइट? है तो वो प्लस वो माइनस हो गया ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ब्रेक हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक धनावेश ऋणावेश आ जाएगा वहाँ पे। और इनकी खासियत क्या है कि जब रेडियो वेव आ रहा होगा, टकरा करके वापस क्या आ जाएगा, लाइट में भी काम कर सकते। और किसी चाहिए उसमें एम्पलीफाई करना हो, बेहतर करना हो, तो आप कर सकते हो सेटेलाइट। आपको क्या लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट रुका हुआ है? अभी तक क्या पढ़ रहे थे, क्या कि पहले या उससे पहले तो भी करते करते सेटेलाइट पे आ गए, और भी आ जाएगा टाइम, लाइक क्वांटम, हमारा ये लाइट पार्टिकल्स या इंफॉर्मेशन दे आर कैरिंग राइट नाउ, नॉट द वे इट इज, कहाँ पार्ट करना पड़ता है, के माध्यम से आपके तक क्रिटिकल एंगल करना पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर से। पता क्या है,
हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी करते जाएंगे, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज भी समुद्र के अंदर से लेकर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए हैं। अभी हमारा लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइबर ऑप्टिक से जाल बिछा है। आपको आइडिया ना हो, आपका जिस पंचायत से बिलोंग करते होगे, आपके पास इंटरनेट आ चुकी है। बात समझ में कौन रियलिटी में वहाँ के लोग अच्छे ना हो, जिससे उस करके तार निकाल के बेच दे। सरकार कैसे सर्विसेज चाहिए, पढ़ाई होगा उसको। कई तरह के लोग हैं और कई जगह पहुंचा ही नहीं है, लेकिन जैसे फुल इंडिया इज इलेक्ट्रिफाइड, राइट? रियली? आप लोग आए साहब, मालूम चलेगा आपको कि आपके गांव के आसपास के ग्रामीण रोड पर में ही 5 बार बन चुका होगा 5 साल में। जल में भी काम हुआ नहीं, पर में हो आया शहरों के बीच। आप लोग बनने वाले हो, आपके पास भी ऐसे ऑफर आएंगे। आप लोग क्या करते हो? पेपर नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हो, रियल में रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हो। आगे यहाँ से ऊपर, ऊपर में क्या बचा? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। गैसेस हैं, बहुत ही कम है और सबसे हल्की है। और कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इसकी हाइट कितनी होगी? 10,000। के ऊपर क्या होगा? इट मर्जेज विद द, हो गया हमारा ये एटमॉस्फेयर का पूरा। अब इसमें हम लोग आएंगे पहले वाले में, वापस आते हैं कि अब इसकी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। अब बताओ, लाइट आती है, लाइट आती है, सन की लाइट आती है कहाँ तक? तक आती है। क्या बोलते हैं? स्टेशन विकिरण, सौर विकिरण बोलते हैं हम लोग। सौर विकिरण को सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। अर्थ आता है, उसको बोल सकते हैं, अर्थ पे आता है। या और सौर विकिरण को हम लोग कर सकते हैं, कैन वी से सोलर लाइट fell into station, हाउ, बाय? और स्टिल नहीं है। सिंपल सी बात है ये कि इसका साइज जो है सूर्य से बहुत छोटा है ना, छोटा। अब सूर्य से मान लो यहाँ से लाइट निकली, लाइट यहाँ भी जारी होगी, यहाँ भी, और चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ 360 ज़्यादा है और छोटा ज़्यादा है। वहाँ से जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा है सन। यहाँ से लाइट जो चारों तरफ जा रही है ना, सर जो यहाँ पड़ा, उस सोलर लाइट्स intercepted by the earth। but बाकी जो इसकी बात है पूरा है, और ये है कितना? बिलियंथ पार्ट। अगर टोटल निकलने वाली रोशनी को अगर 2 बिलियन पार्ट में डिवाइड कर दें, एक पार्ट ही पृथ्वी पर आता है। नहीं से हमारी ये हालात है क्या? तो पहले अब आओ वापस, आ गया हुआ हमारा फाइल, ओपन करना पड़ेगा दोबारा क्या? करना पड़ेगा। आ गया हुआ। हाँ बोलो। यहाँ पे चलो, हो चुका हमारा सारा कुछ।
ये समझ में आ चुका है ना? 100%। व्हाट इज कर्मन लाइन? सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, सिंपल बताया था ना। जैसे पूरी दुनिया स्पेस वाकई किसको मानती है, लेयर को छोड़, मतलब जहाँ पे का अधिकार खत्म हो जाता है उसके ऊपर जो पूरा स्पेस बना जाता है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया का कोस्टल रीजन है, पानी इंडिया को टच करता है ना, वाटर। लेकिन क्या सारा ओशन हमारा हो गया? एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको हम सी ऑफ लॉ, लॉ ऑफ सी बोलते हैं, के अनुसार इंडिया किस किस कितनी दूरी तक हमारा इंडिया का पार्ट माना जाएगा? 12 है, 24 है, एंड 200 है। सबका अलग अलग है। 12 वाला हम मान लेते हैं, जैसे हमारे नदी नाला होता है ना अपना तालाब, टेरिटरी, हमारा टेरिटरी का वो पार्ट हो गया। इसके अलावा कॉन्टिग्यूस 24 तक, मतलब वहाँ पे अब नेगोशिएट करना पड़ेगा आने के लिए। हमारे क्षेत्र में आप आ रहे हो राजधानी के लिए, ये बियॉन्ड जो है 24 के बाद कोई भी आ जा सकता है, आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे आ जा सकता है, वहाँ पे अगर उसको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना हो किसी और कंट्री करेगा, क्योंकि 100 नॉटिकल माइल तक मिनरल एक्सप्लोरेशन का अधिकार सिर्फ पोस्ट पे वो करने के लिए। हमारा खुद का नियम है, हमारा स्पेस का भी नियम होगा। ज़्यादातर दुनिया की कंट्रीज मानती हैं 100 किलोमीटर ऊंचाई के बाद आपका वो पार्ट अब आपका एयर स्पेस ना। स्पेस आर्मी, स्पेस की जो एजेंसी, डोंट बिलीव इट, है कि नहीं, मैं 50 माइल्स तक मानूंगा। कहाँ तक? 50 माइल्स तक, ये कर्मन लाइन। कर्मन लाइन इज फॉर द होल वर्ल्ड। वो नहीं मान्यता देता है कौन? जैसे कि हमारा कई सारे हैं ना नॉर्म्स, जैसे कि ऑफ लॉ कहा, ऑफ लॉ को चाइना मानता है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट है ना हमारा, सब मानते हैं क्या? इनको सब मानते हैं क्या? इस तरीके से एक इंटरनेशनल बनाया गया अपना कि 100 के बियॉन्ड हम लोग मानेंगे स्पेस है, लेकिन यूएस कहता है नहीं 100 नहीं, 50 माइल पर, क्योंकि एक्सप्लोर करना हो सकता है किसी को। डन। मान लो कि तुम्हें ऑपरेशन करना हो स्पेस में, अब तुम कहो कि नहीं, तुम सेटेलाइट इंटरनेट हमारे ऑर्बिट में कहाँ पे थर्मोस्फेयर में नहीं लॉन्च कर सकते, अमेरिका वाले। क्या डेवलपमेंट हमारा कहाँ तक है? 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम, नॉट मोर देन। 80 के बाद हमारा क्या आ गया? 80 तक तो मेसोस्फीयर है, और इसी 50 ही मानता है कौन? अमेरिका। आंसर करो, चलेगा? आप बताएंगे ये वाले ट्रोपोस्फियर में कौन सा आएगा? 4। आप ही बताओ सेकंड का क्या? इनको बोलने दो। थर्ड? कौन? वेरी गुड। एक्सो? सबको क्लियर है? नाउ आंसर। डी। और ये वाला? ये नहीं होगा? बी, बी फॉर बॉल। बी रॉन्ग है। डी। सांस होने को हम लोग ओजोन होल कहते हैं, नॉट लाइक दिस इज होल। इसको बोलते हैं मिसनॉमर। क्या बोलते हैं? मिसनॉमर मतलब नाम से कुछ और मीनिंग निकलता है लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। जैसे आप लोगों को किसी का नाम हो सकता है, क्या लिखा है यहाँ पे? क्षोभ मंडल? नहीं, क्षोभ मंडल में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये डी होगा ना। ट्रोपोस्फेयर में कहाँ डिप्लीशन होता है? हाँ, तो आंसर क्या है इसका? डी।
ज्यादा होता है। कि हाइट वहां पे कितना है पोल के पास? 7 ही तो है, 7 से 8। ना ना ना, ओजोन लेयर नॉट एट ऑल, इवन की स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में भी नहीं है। करीब 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना, जब ट्रोपोपॉज के 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो ओजोन लेयर शुरू होगी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। हो गया इतना आंसर? 2 समझ का आंसर करो। तो कहीं भी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो ओजोन लेयर तुम्हें नहीं मिलेगा। बाकी ये तो वेरी करता है ना सब, किलोमीटर 7 से 17 या 8 से 18 हो सकता है। डन। आंसर क्या होगा इसका? ओजोन लेयर हमेशा देखोगे लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई, किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इनकी मेसोस्फीयर के सर्टेन पार्ट तक एंटर कर जाता है कौन? ध्यान रखना। 99% कौन है? सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे है, ऑप्शन नहीं बताना है। सबसे ज्यादा कौन सा है? फिर 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 बस नो एसी है ना। डन। थोड़ा एबीसी करते रहना अपना। अब बताओ। ये होगा क्या? अपर मोस्ट लेयर, the molecules and the atoms of nitrogen and oxygen in this layer observe a part of solar radiation become, ये सही है गलत है? ये रिफ्लेक्टिंग बैक रेडियो वेव्स, मतलब 2 and 3। हिंदी में भी है 2 and, पढ़ लो हिंदी वाले भी। और कंफ्यूजन हो तो पूछ लो वरना आगे बढ़ो। ये सब क्वेश्चन कर पा रहे हो मतलब आए से क्वेश्चन हो गया तुमसे, यूपीएससी क्वेश्चन। ज्योग्राफी में सिर्फ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, इसी में कोई एक्सपेरिमेंट चेंज कर दे, कुछ अगला गुण उठा ले कि इट फील्स वेरी हॉट वेन एवर समबडी एंटर दे। देखो क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्चुअल पूरी तरह से, ठीक है। तुम्हारा इकोनॉमिक क्वेश्चन होता है फैक्चुअल पूरी तरह से। इवन की जो हमारा इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ोगे फैक्चुअल, रिवर की बात करोगे फैक्चुअल। क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी भी ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ भी है। और जियोमॉर्फोलॉजी ये सब है कॉन्सेप्चुअल। प्रॉब्लम इसीलिए बच्चों का कमांड उतना नहीं हो पाता। बाकी फैक्ट्स तो तुम रट जाओ। मैं बताऊं या ना बताऊं कि हिमालय को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ग्रेटर, मिडिल या फिर शिवालिक, तभी तुम पढ़ सकते हो। मैं ना बताऊं कि बताओ मसूरी कौन से, मसूरी रेंज को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, तुम एमसीक्यू करोगे मिल जाएगा। लेकिन जब इसका एमसीक्यू करोगे और समझे नहीं रहोगे कि रेड कम डेविएशन क्यों हो रहा है, वायलेट ज़्यादा हो रहा है, तुम उसको रटते रटते पागल हो जाओगे, जिसको 100 तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और यही आधार होता है एक्चुअली, ये स्ट्रांग हो गया तो बाकी सब्जेक्ट भी आपके लिए आसान हो जाते हैं पढ़ना, बिकॉज इट इज़ द वेरी बेसिस ऑफ इकोनॉमी। इवन जो हिस्ट्री हुए हैं उसका भी आधार क्या है? ज्योग्राफी है। जब आपको ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मान लो किसी की ज्योग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी बहुत अच्छे से पता है और पूछ दिया कि बताओ चंगेज खान ने जो इंडिया पे आक्रमण किया था कहाँ से किया था, कौन से स्टेट में किया होगा, तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा ना, फिर भी ज्योग्राफी देख के उसका आंसर बता दोगे। तुमसे कोई कहीं कल्चर पूछे ना तो तुम कल्चर बता दोगे, खान पान पूछेगा तुम वो बता दोगे, अगर ज्योग्राफी समझ जाओगे तो। क्या हुआ? कैसे? जैसे मान लो चंगेज खान कहाँ से, या कुछ भी नहीं भी आइडिया है तुम्हें, और उस समय की बहुत एंसेंट की बात करोगे तो इतना तो आइडिया होगा कि उस वक्त ये सब शिप वगैरह नहीं थे, तो लैंड मास ही आया होगा।
अब लैंड की बात देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट ही है। नॉर्थ में देखोगे तो चारों तरफ हिमालय हिमालय, लेकिन हिमालय को ठीक से अगर पढ़ लिया तो देखोगे ना पासेस कहाँ पे हैं जहाँ पे एंटर किया जा सकता है, तो कम वक्त वहीं से आया होगा। इसलिए हम लोग उसको अपनी तरफ से सिक्योर कर सकते हैं। हमारे जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, खास करके जो सियाचिन ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर में कुछ है हमारे लिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। वहाँ पे हमारे जवान हैं, और वहाँ की दिल्ली का कॉस्ट पता कितना पड़ता है? सालाना कॉस्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए, सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर को, सियाचिन ग्लेशियर्स जहाँ पे लोग बैठे हैं। ये क्या है? इंसुलेशन। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसका कलर कुछ और, इसका कलर कुछ और, समथिंग कमिंग बैक, और देखो ना इसमें कुछ दिखा रहा है, ये आया यहाँ पे सोलर इंसुलेशन। इसके बाद देखो यहाँ से जो हो रहा है वापस आ रहा है कुछ, वापस आना टकराना, फिर कुछ बाहर भी निकल रहा है। बस तो ये समझने की बात है। ये अगर ना होता पार्ट, क्या ये क्या था? ये एटमॉस्फेयर हमारा है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये ना होता तो ये घटनाएं इस तरह से नहीं हो पाती। पूरा दिन अब्जॉर्प्शन होता हीट का, और पृथ्वी गर्म होती चली जाती, मरकरी की तरह, बुध की तरह, पूरा दिन टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में -200 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ जीरो। जीरो तो अभी भी कई जगह पे हमारे यहाँ है ना। सूर्य तप, कुछ लोग सूर्य ताप भी कहते हैं, इसको सूर्य अभिताप भी कह सकते हो हिंदी में। और जितना जितना सिंपल वर्ड हो उतना आसान रहेगा लिखने में, फास्ट लिख के आगे बढ़ जाओगे। तो व्हाट इज इंसोलेशन? राइट डाउन या नोट कर लो। सिंपल, proportion of the solar energy received by the earth, simple. Only that amount of the solar insolation which is being received by the earth is called insolation. Only 1 in 2 billion part, बताया था अभी। जैसे मान लो मैंने 100 इंफॉर्मेशन आपको दिए, आपके ब्रेन ने कितना रिसीव किया? मान लो जितना भी करता हो, वो आपका अपना हो गया इंसुलेशन आपके लिए। जैसे बारिश हर खेत में समान ही होता है, लेकिन जिस खेत को जोत बुन कर तैयार रखते हैं वहाँ फसल उगाते हैं, और जो तैयार नहीं होता है, जैसे कि कल का नोट्स लिख के रेडी कर लिए हो अगर मान लो, आज वाला और बेहतर समझ में आएगा। और नहीं किए हो, पाइल अप होता जाएगा, और एक समय के बाद इतनी भार हो जाएगी, जो ऐसे तने थे ना, धीरे 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 ऐसे होते जाओगे, और प्रणाम करके यूपीएससी को साइड से निकल लोगे पतली गली से। देख लो, है ना ये लास्ट पैराग्राफ, कितना है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे कितना? 1.94, लगभग 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो धूप में तुम बैठ जाओ, तुम्हें होगा कि नहीं प्राप्त? बिल्कुल हो। मैं चाय पी रहा हूँ, बताओ इसमें मुझे एनर्जी मिल रहा है कि नहीं? एक केले खाते हो कितनी एनर्जी मिलती है उसमें? कितने कैलोरीज होते हैं 1 बनाना? सिर्फ खाते हो, पता नहीं कितने होते हैं। 60? गलत। 105 होता है, जनरली 100 होते हैं। 105 माना जाता है, जनरली कितना होता है? 100। डिपेंड करता है कि साइज क्या है। जनरली 100 मानते हैं। एक अंडे में कितना होता है? एक अंडे में, मैं नहीं खाती बोल दो। मैं पूछ क्यों रहा हूँ ये? तुम खाओ या ना खाओ, आईएएस ऑफिसर बनोगे, मिड डे मील, इस सब की प्लानिंग कौन करके देता है? बच्चों को कितनी कैलोरी चाहिए? हमारे देश में गरीबी के मापन का एक ये भी आधार है कि नहीं? कौन सा? 2400 कहाँ? गांव या शहर? गांव में 2400, शहर में 2100। लेकिन शहर में तो ज्यादा कूद फान करने हैं, तो यहाँ पे तो ज्यादा चाहिए था, यहाँ पे कम क्यों और गांव में ज्यादा क्यों? यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत पुअर है। यहाँ पे ज्यादा खाओगे तुरंत फैटी हो जाओगे, सारे सड़े हुए खाने कहाँ मिलते हैं? शहरों में। बेस कहाँ मिलता है? गाँव में। वहाँ 2400 कैलोरी इजिली कैरी कर लोगे, शहर में मुश्किल है। कितने खाते होगे आप? कम से कम 3000 कैलोरी, पता है कि नहीं? कुछ ना खाओ तो चॉकलेट, आइसक्रीम,
ये जो कभी बर्गर पिज्ज़ा खा लिया, तो ये सब आगे धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है। व्हाट इज़ द, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट कर दूँ आपको कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फैट इन योर बॉडी। कितना फैट एक्वायर कर सकते हो, लिमिट क्या है? उसका आंसर है नो लिमिट। फैट एक ऐसी चीज़ है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इंसान को देखा हो, एक इंसान जो पूरे चेयर बैठ जाएगा यहाँ से वहाँ तक, तुम जो खाते जाओगे फैलते जाओगे। अलग बात है कि तुम्हारा हार्ट किडनी लीवर ये सब फेल हो जाए, तुम निपट जाओ, लेकिन फैट का कोई लिमिट, कार्बोहाइड्रेट का है नहीं, है कि नहीं? बेसिक चीजें हैं, लाइफ से जुड़ा हुआ पता होना चाहिए। है, क्या है? जब तुम मान लो कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ 3 ब्रेड ही पचाती है या यूज कंज्यूम करती है एनर्जी, उतना ही तुम बर्न कर रहे हो, तो जो चौथा रोटी खाओगे उसका जो कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारे लीवर में है ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। और वो कहाँ आता है? लगातार ऐसा करोगे तो सबक्यूटेनस लेयर तुम्हारे स्किन पे डेवलप होगा। सबसे पहले कहाँ? बेली पे। इसलिए मोटापा किसी को आता है या सबसे पहले कहाँ आता है? और जैसे ही वो आना शुरू होगा, तुम उस वक्त सतर्क नहीं हुए तो वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ओबेक होने का मतलब, सबसे पहले वो इनविटेशन कार्ड है बकायदा, अच्छे से महंगा वाला कार्ड, किसको? शुगर को। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज कहाँ है? इसमें बीटा सेल है, और यहीं से क्या निकलता है? इंसुलिन। अगर नहीं पता तो कभी मुझे बताना, स्टार्टिंग में या एंड में डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि आसानी से आप मेंस का आंसर लिखो। यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछ, और सब कनेक्टेड है आपका। इसका इलाज कुछ यहाँ भी है। तो इंसुलेशन पे आ जाए हम लोग, एनर्जी बढ़ाया जाए। चलो, अभी वैसे भी ठंड है, अभी पढ़ लो, बसंत ऋतु चल रहा है। थोड़े दिन के बाद हम लोग हवा पढ़ रहे होंगे, थोड़ी गर्मी आ चुकी होगी, फिर बारिश पढ़ रहे होंगे, हल्का बारिश हो रही होगी। वाह, खत्म तो अगले 1 से 1.5 महीने में हो जाए। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लोगे ना, एक आध दिन कोई ना कोई। वैसे नहीं मुझे रोकोगे तो मैं आराम से साल भर पढ़ा सकता हूँ तुम्हें, सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी। हो गया इतना? कुछ फैक्ट मिला आपको इसमें? ये सब का कोई मतलब नहीं है, कभी पूछता नहीं आपको यूपीएससी, बट दे दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कितना था? 2 अरबवां हिस्सा आता है। आंसर कीजिए। हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी अफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन? बिना देखे बता सकते हो इतना पढ़ने के बाद? टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा घटेगा? क्यों? एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। सिंपल है ना, डिस्कस कर चुके हैं। हो गया। ये हिंदी में नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में जाना अपना 11th क्लास का, वहां पे लिख लेना। सिंपल प्लैंक्स ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अगर गर्म है तो धीरे धीरे ये ठंडा होगा। सिंपल सी बात है। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना हायर एनर्जी रेडिएट करेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। इतनी सी बात कौन कौन कहता है? प्लैंक्स। और किस फॉर्मूला के तहत कहता है? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। बता चुका हूँ मैं, यहीं पे चाहो तो ऐड कर लो। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर आपने सिर्फ ये बात ध्यान रखी ना, आप कम से कम 100 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आने वाले टाइम में। जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर ऑफ शॉर्ट वेव। आंसर? सूर्य बताओ, ज्यादा गर्म है ठंड कम गर्म है? सूर्य कम गर्म है? बहुत गर्म है सूर्य। तो जब गर्म ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, तो वो जो रेडिएशन निकलेगा उससे, उसमें एनर्जी ज्यादा होगा, तो उसका वेवलेंथ। जब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। लेमडा इज इक्वल टू 1, देन ई इज इक्वल टू एच सी। लेमडा इज इक्वल टू 2। अब लेमडा बढ़ा, वेवलेंथ बढ़ा, तो एनर्जी हाफ हो गया। 4 तो 1/4 हो गया, मतलब लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। तो सूर्य की एनर्जी ज़्यादा है, उससे निकलने वाली रोशनी की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ कम होगा। इसीलिए सूर्य से आने वाले विकिरण को हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव, लघु तरंग। और लघु तरंग मतलब देखने में छोटे न लगे, घाव करे गंभीर, वही बात है। सबसे ज़्यादा कौन छोटा लगता है? गामा रेस, है ना? समझ में आ गई? क्या पूछ रहे हो? कॉस्मिक रेस? आज तो नहीं, मुझे कल याद दिलाना है। कॉस्मिक रेज, सारे कॉस्मिक रेज हैं।
लेकिन कल याद दिलाना, थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दे दूंगा। आज मैं ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, मेरी एक मीटिंग है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें 10-10 रुपए देना शुरू किया रोज, तुम्हारा पैसा बढ़ना शुरू हुआ। अगर इसने सारे पैसे अपने वापस ले लिए, तुम्हारे पास कुछ बचा कि नहीं? अरे 10 तो बचा ना, तो तुम्हारा पहले से था। अब मान लो कि तुम्हारे पॉकेट में एक ऐसा मशीन है जो जितना रुपये देता है वो अपने आप डबल कर देता है, और पहले से 10 रुपये हों। इसको तुम्हें एक मैथमेटिकल इक्वेशन से दिखाना हो कि इस रेशियो में इसका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, मैं कहना पड़ेगा ना कुछ उसके लिए कैलकुलेशन। T+, H+, 10+, जो भी तुम्हारे पास है, या 2 इंटू एक्स +10 तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जो एक्स दे रहा है वो 1 रुपये दिया तो 2 हो गया, लेकिन 10 पहले से था तो 12 हो गया टोटल। इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाते हैं कि कोई एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप नहीं समझे फिर समझा दूं, वैसे फिजिक्स का पार्ट है, ज्योग्राफी का नहीं। पानी को गर्म करते हो, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हीट की एनर्जी तुमने देना शुरू किया उसको, पहले 0 पे है। जैसे जैसे हीट बढ़ाओगे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन ये रिलेशन कहाँ तक होता है? 0 से 100 के बीच में। अब 100 के बाद तुम हीट बढ़ाते जाओ, वो नहीं बढ़ेगा। तो ये इज इट ऑलवेज एप्लीकेबल? नहीं, इसीलिए तुम पढ़ते हो इंटीग्रेशन और लिमिट लगाते हो। कहाँ? 0 to 100 पढ़ो कोई इंटीग्रेशन, हाउ टू इंटीग्रेट। चलो छोड़ दो जो नहीं पढ़े, जो पढ़े वो उनका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जो पढ़े वो कर लो, ये नहीं पार्ट है यूपीएससी का, बट फिर भी डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे इंटीग्रेशन, कि आप हर चीज़ को जोड़ोगे नहीं ना, फाइनर छोटा सा सैंपल लिया, इसको जोड़ के उसको इंटीग्रेट बता दिया कि चाहे आप इनफाइनाइट तक ले जाओ, इसका मीनिंग इतना होगा। उसी तरीके से किसी चीज़ को बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके डिफ्रेंशिएट करना होगा। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तुम, आंख से देख नहीं सकते, तो उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से तुम बता सकते हो किसी भी लिमिट तक कितना वो डिफ्रेंशिएशन उसमें हो सकता है। स्मॉलेस्ट जब फेज में जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा वो डिफरेंस है। दुर्भाग्य से हमारी क्लास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो नहीं रही है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उससे पहले फंक्शन पढ़ते हैं, फिर लिमिट पढ़ते हैं, फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, तब आते हैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ते। जैसे हमारे हमारे स्कूल, हमारे देश में एक श्री अरविंदो को जानते हो तुम लोग? अरविंदो, अलीपुर कांड, 1909। ये हमारे देश का, दुनिया का सबसे स्मार्ट विलेज का नाम बताओ। औरू वैली कहाँ पे है इंडिया में? किस लिए स्मार्ट है, किस लिए बेस्ट है? नहीं पता? होमवर्क लिखो। औरू वैली किसका बसाया हुआ है? उन्हीं लोगों का। औरू वैली लिखो, आ जाएगा। LE करना औरू वैली में, लास्ट में डबल LE, पुडुचेरी में। उसके बारे में होमवर्क कर लो पूरा। वर्ल्ड से स्मार्ट, सुनो रुक जाओ। इन लोगों ने एक स्कूल ओपन किया है, उस स्कूल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता मिला हुआ है। इनके यहाँ से जो +2 पास आउट बच्चा होता है, वो इंडिया के किसी भी स्ट्रीम में जाकर एडमिशन ले लेगा। मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी। ऐसा नहीं कि आपको बायो करना है, इफ़ यू आर स्टडिंग देयर, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। मेरे पास ऐसा ना हो कि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन वाली बात आई तो मुझे सोचना पड़ रहा है, कई लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, है ना। कहीं पे साइकोलॉजी की बात आई तो पता लगे जो साइंस वाला है कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये नहीं, एजुकेशन वो होना चाहिए। उस हिसाब से देखोगे तो यूपीएससी सबसे बेस्ट सिलेबस माना जाता है, क्योंकि आपको कम से कम ये सब देखना होता है, बट फिर भी इसमें लिमिटेशंस हैं। जनरल स्टडीज अलाउ करो तो फिर जाए एंटर करें, बट वापस आओ यहाँ पे। हो गया इतना? चलो, ये कुछ डेटा है, आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना समझने की जरूरत है। बताओ कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? किसका होगा वेवलेंथ? सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? रेडियो। इसमें जो अवेलेबल है उसमें रेडियो वेव, इसमें बियॉन्ड होगा, उसमें कौन होगा?
ब्रॉडकास्ट वेव। हीट वर्सेस टेम्परेचर, बता सकते हो क्या होता है तापमान और ऊष्मा में फर्क? बिना देखे बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तापमान मींस टेम्परेचर एंड हीट? क्या है? हीट एनर्जी है। और तापमान उस एनर्जी को बताने के लिए कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करने का हमारे पास क्या है तरीका? तापमान, टेम्परेचर। ठीक है। जैसे ये गुस्से में है मान लो, अब कितने गुस्से में है? बहुत सही, मतलब वोल्केनो, है ना? कौन सा, एसिडिक या बेसिक? नहीं बेसिक हो गया ना फिर 12, अच्छा एसिडिक, हाँ एसिडिक हो गया। गुस्से के हिसाब से, हाँ। वापस रिवाइज करो, तुम लोग पढ़ के आना दोबारा से, एसिडिक वर्सेस बेसिक। पहला 1 मिनट समय लूंगा, 15 का 15 डिफरेंस बताना एक साथ, भूल रहे हो क्या तुम लोग? कौन ज्यादा गर्म, एसिडिक और बेसिक? श्योर? बेसिक ज्यादा गर्म होता है, इसलिए पिघल के वापस निकल रहा होता है, लेकिन एसिडिक वाला का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, ब्लास्ट ज्यादा करता है वो। और जब ब्लास्ट ना करे कभी, तो थोड़ा सा पानी मिला दो, कोई गुस्से में हो परेशान हो, थोड़ा सा उसको उस वक्त टीज करके देखो, फिर देखो ठंडा पानी। तो जो बोल रहे हो, सच कहूँ तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये लगता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा दोस्तों पे, तो ठंडा पानी पिया करो, लेकिन नहीं करना चाहिए गुस्सा। हो गया ये? फिर वो हंसमुख है, बहुत सारी बातों को लाइट लेके चला जाता होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। हाँ अगर सीमा नहीं रखोगे तो फिर सीमा हैदर की तरह बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे, चाहे वो शांति प्रिय की हो, दोस्ती का हो, झगड़े का हो। और सीमा क्रॉस करने का मतलब योगी जी फिर बैन कर देंगे। तो उष्मा एंड तापमान, राइट? किसमें मेजर करते हैं हम लोग उष्मा को? उष्मा को, हाँ हीट को, हाँ हीट को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, बिकॉज हीट इज एनर्जी। हीट इज एनर्जी, किस में करते हैं? जूल में। और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। तो मान लो कि मैंने कहा कि कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे है, किसी बॉडी का टेम्परेचर, और किसी और बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो किस में जूल ज़्यादा होगा हीट एनर्जी में? सिंपल, दे आर प्रोपोर्शनल। नाउ टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं? बहुत सारे हैं, र्यूमर है, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, इसके अलावा कई सारे, तुम्हारा हाइड्रोजन थर्मामीटर भी है, कई सारे हैं। उसमें से 3 से आपके एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन यूपीएससी में। कौन सा? केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करो, कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होगा? जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, तो पूछेगा फ़ारेनहाइट में बताओ कितना है? फ़ारेनहाइट में तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? जो तुम थर्मामीटर यूज करते हो अपने बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए, उसमें क्या शो करता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट कितना होता है वो? 97 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि 97 उधर और 36 इधर, ये सिमिलर होंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। हालांकि वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आपस में दे आर रिलेटेड एंड वेरी इजी टू, बट एक बार एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ क्योंकि यही मेरी फिजिक्स क्लास में आओगे कभी, तो ये फॉर्मूला बताऊंगा नहीं, तुम्हें खुद से डिराइव करवा दूंगा, यू विल नो कि कैसे आया।
बहुत आसान होता है, और जब वो मैकेनिज्म जान जाओगे तुम खुद से भी कई थर्मामीटर बना सकते हो लाइफ में। अभी इस वक्त लंबा क्लास चला जाएगा, लंबा क्लास हो जाएगा ना। ऐसे करते हैं, मान लो कि कोई एक मटेरियल लिया हमने, जैसे हमने पारा ले लिया और एक जगह पानी ले लिया, सेम हीट एनर्जी दिया पानी को, सेम हीट एनर्जी दिया किसको, पारा को। ऐसे बोल रहा हूँ तो नहीं समझ में आएगा शायद। कैसे ड्राइव करते जाना चाह रहे हो? तो हमने ले लिया, सपोज ये एक है और दूसरा ये है। तुम लोग हमें फिजिक्स ही पढ़वा लोगे मुझसे? अभी रामकृष्ण सर आ रहे हैं ना, उनसे समझना चाहिए था, टाइम बचेगा तुम्हारा। बेसिक बातें समझ लो कि मान लो ये पानी इसमें है, क्या है, इसमें मान लो एच जी मतलब पारा, पारा है मत करना। यहाँ पे मान लो जितना तुमने डेल्टा क्यू दिया, डेल्टा क्यू क्या है, हीट दिया, और सेम हीट तुमने यहाँ भी दिया, डेल्टा क्यू दिया, ठीक है। ओके, तो मान लो कि इसका टेम्परेचर इस डेल्टा क्यू देने से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और इसका सपोज करो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, मान लिया। अब अगला 5 और दिए डेल्टा क्यू दोबारा, तो इसका अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इसका कितना, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। बात समझ में आ रही? मतलब कि हीट तो सेम है ना। तो अगर इसी हीट अमाउंट को यहाँ मैं 5 भाग में डिवाइड कर दूं, तो इसका एक पार्ट आ जाएगा, और इसमें कितना करना पड़ेगा, एक पार्ट में इतना अमाउंट, मतलब एक पार्ट। तो बस यही दिखा रहा होगा तुम्हें, इसमें एक पॉइंट ऊपर जाएगा, इसमें कितना, 5 पॉइंट ऊपर जाएगा। और दोनों में अगर बराबरी दिखाना हो तो कैसे करेंगे, इसका 5 सेल्सियस विल बी इक्विवेलेंट टू इसका 1, क्या, कुछ भी मान लो, ये अगर एच जी है, सेल्सियस मतलब हमने इसको रखा है, इसका कोई भी नाम दे दो तुम अपनी तरफ से, ठीक है। या सेल्सियस तो यहाँ भी और यहाँ भी तुमने ले लिया अगर, लेकिन सेल्सियस यहाँ पे है तो इसको मान लो फ़ारेनहाइट, या आपका नाम क्या है, हरविंदर, तो हमने इसको मान लिया हरविंदर जी ने इसको फाइंड आउट किया। एच जी है भी यहाँ पे, कि एक यूनिट हमने मान लिया कि एक हरविंदर यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने का, इसमें एक हरविंदर इज इक्वल टू यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आई? इस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है। और सुनो, जहां तक ये सिमिलर बिहेवियर शो करेगा, इसका मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट डिवाइड कर दूंगा। मान लो ये 100 तक गया और 0, और बटा में इसका कितना पॉइंट है बीच में, 100 है तो 100 ले लिया, 10 होगा 10, जो भी है ले लिया। इट विल बी इक्विवेलेंट टू इसका मिनिमम मैक्सिमम बता में डिवीजन। बस यही तरीका है रिलेशन बनाना, मैं शॉर्ट में लेके चल दिया। यही तरीका समझ में आया? कुछ बेसिक माइंड बैठा, इस तरह से चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने देखा कि एक दिन में 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये 300 क्वेश्चन कर लेती हैं पर डे। अब मुझे दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो कि कितना काम हो पा रहा है, कितना काम नहीं हो पाएगा, तो मैं इक्विवेलेंट करके चलूंगा ना, कि इनको दिया मतलब 300 क्वेश्चन हो जाएगा एक दिन में, इनको मान लो 5000 क्वेश्चन दिए हैं, 5000 इनको क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें निकालेंगे ना कि कितना टाइम निकलेगा। दोनों को एक साथ करेंगे तो यही मिनिमम मैक्सिमम लो, डिवाइड कर दो उसके जितने पार्ट्स हैं। हो सकता है कि इसमें 5 ही पार्ट हो, इसमें हो सकता है 100 पार्ट हो, इस तरीके से। क्लियर है? जैसे कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 पार्ट्स हो जाते हैं, 112 होता है सॉरी। और इसमें कितना होता है, सेल्सियस में पानी का टेम्परेचर, जब पानी लेते हैं हम लोग तो 0 to 100, बस उसके डिवीजन से पार्ट कर दो, इसका एक पार्ट उसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई पार्ट, एक पार्ट आया इसका, इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई पार्ट्स, इसका एक पार्ट आ गया, देख लें कितना इक्विवेलेंट है, बराबर कर दो आ जाएगा। और उसको करने के बाद आता है ये फॉर्मूला, कौन सा, देखो, C इज इक्वल टू हो जाता है इफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, C इज इक्वल टू 5/9, बताओ एफ इज, बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एफ माइनस 9/5 C इज इक्वल टू 32, या एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस माइनस 32, यही आएगा ना। वो फिर से क्या होगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट इज क्या हो गया बताओ, 9/5
सी माइनस प्लस है ना, हाँ प्लस है यहाँ पे, प्लस 32। बस ये एक माइंड में रखो, और इसको तुम सोल्व करोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा। जैसे कर तुम इसको वापस कर लो, निकालोगे तो जैसे इसमें कितना होता है 212, और मिनिमम कितना होता है 32, डिवाइड बाई कितना डिफरेंस हो गया, और इसमें कितना होता है 100, और 0 डिवाइड बाई 100। जब निकाल इक्वल टू कर दोगे तो यही रिलेशन आएगा एग्जैक्टली, याद रहेगा। चलो तो एक ये सबसे आसान कौन सा है, ये वाला, सेल्सियस टू केल्विन। जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो, क्या हो गया वो, केल्विन। यही दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो, समझ लो। क्वेश्चन ये मेरा है कि कितने डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू द सेम डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। बताना नहीं है किसी को, अपना कॉपी पे लिख के दिखाना है। ने मान लिया कि कोई एक टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस, x डिग्री सेल्सियस, वो x डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, सेम। तो जैसे ये 32 से लेकर के मान लो कहाँ तक, 212 तक, कौन सा फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस कितना है 0 टू 100, तो बीच में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों सेम दिखा रहा होगा। तो क्वेश्चन यही है, और आंसर करो। और यही यूपीएससी क्वेश्चन भी है, पहले पूछ चुका है। नाउ इस फॉर्मूला का यूज करो और मुझे बताओ कि कौन सा टेम्परेचर दोनों में इक्विवेलेंट शो करेगा। डू इट फास्ट, मैथ्स नहीं आती, यहाँ पे या तो सी कर दो एफ की जगह पे, या सी की जगह पे एफ कर दो, दोनों सेम रख लो, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन करो, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर समान शो करेगा, या कौन सा टेम्परेचर कह दो, कौन सा ताप सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पे सेम होगा। क्या बन जाएगा, सिर्फ हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं आंसर। क्लास में करने का मतलब होता है कि इट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी फॉर एवर, क्योंकि मैथ्स सॉल्व किया जाता है, थ्योरी नहीं है। जो बता दिया काम हो गया। जिसका नहीं बन पा रहा हूँ बता दो, मैं इसका मतलब सिंपल हुआ, या तो यहाँ भी एफ कर लो या यहाँ सी कर लो, दोनों सेम हो गया, दोनों को लाओ आंसर निकाल दो, वही आंसर होगा। कोई भी रख लो, सी की जगह पे एफ या एफ की जगह सी, इक्वल कर लो और इसका वैल्यू निकाल लो, विद द सेम। जब सेम टेम्परेचर शो करेगा मतलब सेम ही होगा ना, एफ कर लो या सी कर लो। तो आपको मैथ्स गलत है, ध्यान से देखो। मैंने कहा जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुम फ़ारेनहाइट से टेस्ट कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर आया डिजिट में, वही टेम्परेचर सेल्सियस में भी आ रहा है। तो बताना वो टेम्परेचर कौन सा है, मतलब एफ विल बी इक्वल टू सी, सी या एफ। अभी कुछ बच्चों ने कर लिया, देख रहा हूं मैं, और सही भी किया है। ये कौन सा इडियोटिक तुम लोग का, सिंपल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एफ लिख दो, अब बनाओ एफ का वैल्यू निकालो, इतना तो है इजी। या फिर सी कर दो यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, सी की वैल्यू निकाल दो। करना क्या था, सेम शो करेगा मतलब सेम होगा ना। आया आपका, गलत। मैथ्स नहीं आ रही आप लोगों को। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुमने फ़ारेनहाइट स्केल से टेस्ट किया, टेम्परेचर चेक किया, तो एक टेम्परेचर आया होगा। जब सेल्सियस से चेक करोगे तो एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर शो करेगा, सेम टेम्परेचर, डिजिट सेम होगा। हाँ तो करो, निकालो। यू हैव मोर, 1 मिनट और समय दूंगा मैं, आपका देखूं। ऐसे ही होता है तुम जैसे बच्चों के साथ, सब कुछ सही रहता है, लास्ट में एकदम माइनर मिस्टेक कर देते हो। पकड़ो, ढूंढो क्या मिस्टेक है, बता दिया, बताने को कहा था मैंने बताने को कहा था, सिर्फ हाथ उठाने को कहा था। आगे बच्चे कर चुके हैं, दिख रहा है मुझे, उतना ही आया -40। गुड, सबका आगे आया -40, खुद से आया है, तूने किया ही नहीं। डर लगता है मैथ से, फिर पास नहीं करना है।
इसमें करना क्या था, मुझे सरप्राइज हो रहा है। क्या है फॉर्मूला बताना? एफ इज इक्वल टू 9/5 सी, क्या हो जाएगा बताओ तो? यहाँ पे एफ की जगह सी कर दूं मैं, माइनस हो जाएगा सी 9/5, होगा कि नहीं? इज इक्वल टू 5c माइनस 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, -4c इज इक्वल टू 32 × 5 अपॉन, यहाँ 4 नीचे लेके आ जाओ, c इज इक्वल टू माइनस, यहाँ कर लो, यहाँ प्लस करोगे तो माइनस यहाँ हो गया ना, क्या हो जाएगा 32 × 5 अपॉन 4। डिग्री क्या लिखूँ, सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, 40 कह रहा हूँ मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हो? हाँ वही, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर -40 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो उसको फ़ारेनहाइट या, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लो, क्या समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? अब एक क्वेश्चन आंसर करके दिखाओ, 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये तो कर सकते हो ना? हाँ तो बताओ, बोला नहीं है, करने दो, जिनको दिमाग में नहीं बैठा है थोड़ा सा बैठ जाए, 30 सेकेंड बताना है। मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा, क्या था? एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, सी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू, सबका आ गया क्या? सी की वैल्यू 0, ये सब क्या हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा? इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? कि जो लोअर लिमिट होता है किसका, फ़ारेनहाइट का, जो मिनिमम टेम्परेचर शो करेगा कितना करेगा, 32 करेगा। ये मीनिंग समझ में आया? ये जो लोअर लिमिट है बताया था ना, अलग अलग शो करेगा। अब एक निकालो, जब सी की वैल्यू 100, ये चूंकि इसका मैक्सिमम लिमिट है, तो एफ की वैल्यू कितना होगा? याद करके नहीं, बना के बताओ। तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड है क्या +2 में? सी की वैल्यू 100, तो एफ की वैल्यू हो जाएगा नहीं, बताओ करके। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो मैक्सिमम लिमिट है 212 की होती है, स्केल जो बनता है। क्लियर है? अब आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 97 पता है ना, फ़ारेनहाइट। तो 97 को कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में, घर पे, या नहीं? क्लियर? वेल, तो नाउ द क्वेश्चन इज, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो इंसुलेशन है, अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होगा? कई सारे फैक्टर्स होंगे जो टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि क्लाउडी है, कोई दिन बादल से घिरा हुआ है, उस दिन गर्मी ज़्यादा या कम? गर्मी ज़्यादा या कम? सिंपल सी बात है, जब बादल ज़्यादा होगा तो ऐसे केसेस में सनलाइट आपके अर्थ तक नहीं आ पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो हीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो रेडिएशन भी उसका फिर वापस। तो सिंपल सी बात है कि अगर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ तो सनलाइट ज़्यादा आएगा, गर्म होगा, और यदि बादल घाए छाए रहेंगे तो गर्मी कम होगा। ठीक है, तुमने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया ग्लोबल वार्मिंग वाला। यूपीएससी में बहुत ध्यान रखना है कि किस डायमेंशन में सोचना है। ठीक है, अगर बादल हो जाएगा तो धूप पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा तो हीट नहीं होगा, राइट? अगर मान लो मैंने कहा लैटिट्यूड की, अक्षांश की बात की मैंने, तो अगर अक्षांश 0 के आसपास, 0 डिग्री, तो हीट ज़्यादा या कम? 90 डिग्री, ये भी फैक्टर है कि नहीं? हमने दो फैक्टर डिस्कस कर लिया। चलो तीसरा बात करते हैं, अल्टीट्यूड। मान लो कि कोई ऊंचाई पे होता है समुद्र से ज़्यादा, कोई कम ऊंचाई पे होता है, जैसे हम लोग दिल्ली पे हैं, एवरेज हाइट पे हैं। अगर हिमालय पे चले जाओ तो ज़्यादा ऊंचाई हो गया, तो वहाँ पे जो ताप होगा, सोलर इंसोलेशन का इम्पैक्ट प्रभावित होगा कि नहीं, कम या ज़्यादा? इसका मतलब ये है कि विद अल्टीट्यूड
टेम्परेचर, राइट। तीन डिस्कशन कर लिया हमने। चौथा देखते हैं, पहला है लैटिट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड हो गया, तीसरा रहते हैं ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। जैसे गर्मी के दिनों में सन दिन बड़ा या छोटा, सनलाइट ज़्यादा या कम, ठंड में कम, तो कम, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, दिन बड़ा और छोटा होना। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि टेल मी द डेट ऑन विच यू विल हैव मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर, बात समझ में आई? बिकॉज 22 दिसंबर को समर, समर नहीं, विंटर सॉल्स्टिस होता है या फिर सदर्न सॉल्स्टिस होता है, और उस दिन सूर्य बिल्कुल सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, क्योंकि मैं नॉर्दर्न का सब आंसर जानते हैं। 21 जून सदर्न बोला तो 22 दिसंबर। ठीक उल्टा बोल दूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टेल मी द डेट ऑन विच देयर विल बी लीस्ट इंसुलेशन। 22 दिसंबर, क्योंकि जब वहां पे सबसे बड़ा, हमारी तरफ छोटा हो जाएगा ना। ऐसे घुमा कर क्वेश्चन कर लोगे। चलो आगे बढ़ो। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर हो गया, अगर बादल छाए हुए हैं तो गर्मी कम। चल, ठीक है, अगला बताना, लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि जिस एरिया में लैंड एंड वाटर का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो, बार बार मिलन हो, ऐसे एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा या कम? ज़्यादा। और जहाँ पे बिल्कुल लैंड ही लैंड हो, वहाँ कम। मतलब जो कोस्टल रीजन वर्सेस इंटीरियर रीजन, जैसे मुंबई कोस्ट पे है और उसके अंदर आ जाओ महाराष्ट्र का, तो कोस्ट का टेम्परेचर ज़्यादा या कम? हाँ, वो अलग बात है, क्लाइमेटोलॉजी की हम पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन जो सिंपल से बात है, एक लैंड है, मान लो कि हमने एक एरिया लिया, समझने के लिए नहीं, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करना है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज एंड ऑल। सिंपल लैंड एंड वाटर कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहा हूँ कि कोई एक एरिया है, यहाँ पे सपोज 1 स्क्वायर किलोमीटर, एक और एरिया है कौन सा, 1 स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया में सिर्फ लैंड है, इस एरिया के कुछ हिस्सों में मान लो पानी है। ऐसे केस में ये ए और बी सोलर इंसोलेशन सेम, तो कौन ज़्यादा गर्म होगा? बस यही बताने की कोशिश कर रहा था, क्यों ऐसा होगा। फिर से जो बोल रहा हूँ वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लैंड एंड वाटर कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट ऑल दोस्त कि कौन गर्म होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, किधर जाएंगी, जस्ट फॉरगेट ऑल दैट। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताओ। जैसे मान लो इनको 10 गाली देने के बाद में गुस्सा आता है, और इनको 2 के बाद आ जाता है, ठीक है, 2 गाली दी गई, अगर 2 गाली दी गई, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? समझ में आई ना? वही कह रहा हूँ कि एक है लैंड और एक है, गाली से बाहर निकलो। पानी जल्दी गर्म होता है या जमीन? क्यों? जब लेबोरेटरी में हमने स्टडी करके देखा, तो हमने देखा कि मान लो 1 केजी हमने पानी ले लिया, 1 लीटर 1 केजी, 1 केजी हमने सॉइल ले लिया, दोनों को रखा अपना बर्नर पे, हीट करना शुरू किया। एक को देखा, मान लो इस वाले को, अगर हमने सपोज एग्जांपल दिया मैंने कि 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया, और इसका टेम्परेचर अभी कितना था, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, इससे बढ़ के कितना हो जाएगा ये? समझने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो इस मिट्टी का, सॉइल का टेम्परेचर 10 डिग्री से 11 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी देना पड़ा। जब हम अब वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का सेम अमाउंट अगर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना हो, कहाँ, 10 से 11 डिग्री सेल्सियस करना हो, तो जो यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं, वो 10 नहीं देखा गया, 25 जूल देना पड़ गया। इस पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और कितना ज़्यादा बताओ तो इसको देख के। 2.5 टाइम्स मोर। इट इज ट्रायल एंड टेस्टेड। अब लेबोरेटरी में देखा गया कितना, 2.5 टाइम्स ज़्यादा लगता है हीट एनर्जी की इसको, पानी को गर्म करने में। इसका मतलब जो सन का सोलर इंसुलेशन आ रहा है, वो तो 1.94 कैलोरी आ रहा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। वो पानी पे आए या जमीन पे आए, लेकिन पानी को गर्म करने के लिए वो कम है।
और लैंड को गर्म करने के लिए ज़्यादा है। इसीलिए जो एरिया में सिर्फ लैंड ही लैंड होगा, जैसे कि राजस्थान, मरुस्थल, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, और जो पानी वाला क्षेत्र होगा वो टेम्परेचर उसका कम। क्लियर है? तो वेयर एवर वाटर लैंड कॉन्ट्रास्ट विल बी देयर, ऑफ कोर्स एवरेज टेम्परेचर विल बी स्लाइटर लेस देन दैट ऑफ द एरिया विच आर ओनली टोटली कवर्ड बाय लैंड ओनली। राइट? इतना सा कॉन्सेप्ट था। तो ये ध्यान रखना है, इसी चीज को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने की, अगर यूनिट मास, कोई भी किसी भी सबस्टांस का यूनिट मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उस उष्मा को उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। बात समझ में आई? आप सबका विशिष्ट उष्मा अपना अपना होगा, गुस्सा होने वाला, राइट? हर किसी का अपना होगा। किसी का कृष्ण की तरह 100 गाली होगा, किसी का तुम एक बार आंख दिखा के देखो और फिर देखो तुम, तो हर किसी का अपना विशिष्ट उष्मा अलग अलग है। और ये जितना कम हो उतना बढ़िया, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, स्टेबिलिटी बनी रहती है। कम वाले, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल माइंडसेट का, तुरंत फिकल माइंडसेट का, होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, क्षण भंगुर होना, कभी कुछ डिसीजन, कभी कोई डिसीजन, कभी कोई डिसीजन। ऐसे लोग स्थिर नहीं हो पाते हैं। ध्यान रहेगा, ये भी ध्यान रहेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जब देखेंगे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, क्लाइमेटोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये है तो मैं कह सकता हूँ एक और फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट कहा हमने, इसमें एक और ऐड कर सकता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर सी के करीब, तो पानी अपना जलवा दिखाएगा, आग लगने से बचाएगा, मतलब गर्म होने से बचाएगा, क्योंकि वो उष्मा ज़्यादा कवर अप कर लेगा। तो कोस्टल रीजन कैसे होंगे? कम गर्म होगा। और इंटीरियर कैसा होगा? ज़्यादा गर्म होगा। इतनी बात समझ में आई? इसलिए मुंबई ठंडा रहता है, और अंदर वाला पार्ट जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, दे आर वार्मर। ये भी समझ में आ गया? ये सब एक्सप्लेन करने को कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, और इसी पे आता है क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल। और वो अलग अलग कहानी करेंगे, रुई, कभी लोहा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। आगे आ जाओ, ओशन करेंट्स। अब हम ये भी जानते हैं कि ओशन करंट कोल्ड भी होता है और वार्म भी होता है। तो सिंपल सी बात है, जिस कोस्ट पे कोल्ड ओशन करंट होगा वहां का टेम्परेचर होगा, कम होगा। जहाँ पे वार्म ओशन करंट, वहां पे थोड़ा सा, हम लोग ओशनोग्राफी में अगर ये समझ लें कि कहाँ पे वार्म ओशन करंट होते हैं और कहाँ पे कोल्ड, देन वेरी इजी, बैठे बैठे बताते रहो कहाँ पे ठंडा कहाँ पे गर्मी। जैसे थार डेजर्ट हमारा है, थार के बाद तो ओशन है ही नहीं। मान लो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट के जो किनारे पे, वेस्टर्न वाला किनारा है, वहाँ पे जो ओशन करंट होगा वो वार्म होगा या कोल्ड होगा? एक बार जान लो, वार्म होने से वहाँ के एटमॉस्फेयर में थोड़ी गर्मी जरूर आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो मरुस्थल बनते हैं वो गर्मी की वजह से नहीं बनती है, बारिश ना होने की वजह से बनती है। ध्यान रहेगा। तो मरुस्थल है और वहाँ बारिश नहीं होती है। जहाँ भी पानी गर्म होता है, तो पानी के ऊपर देखो हाथ रख के, क्या आता है? वाष्प, और पानी की बूंदें आती है। मतलब जहाँ भी वाष्प होगा वहाँ बारिश होगी, जहाँ वाष्प नहीं होगा वहाँ बारिश नहीं होगा। तो सी बात है, इक्वेटर के पास वाष्प ज्यादा, तो बारिश सबसे ज्यादा। पोल में कोई गर्मी नहीं, एवोपरेशन नहीं, बारिश नहीं। बात समझ में आई? इसलिए जो डेजर्ट रीजन है वहां पे बारिश नहीं होने की वजह से मरुस्थल है, और उसकी वजह से टेम्परेचर उसका हाई है। ध्यान रखना है। तो कोल्ड होगा किसके? सहारा डेजर्ट के जो वेस्टर्न कोस्ट, इसको बोलते हैं कैनरी करेंट। क्या बोलते हैं? अब आपको याद करना पड़ेगा सारे का नाम। रुक जाओ, उससे पहले आते हैं। समझ में आ गया? जहां वार्म, टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा, जहां कोल्ड, कोल्ड होगा। आगे बताओ, एयर मासेस। पता है एयर मास किसको बोलते हैं? इस रूम में एयर मास है कि नहीं? नहीं है। एयर मास कहने के लिए जरूरी है कि कम से कम वो 1800 किलोमीटर के एरिया में एक ही एयर मास हो, बहुत बड़ा हो, उसका टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी सेम हो, पूरे इतने बड़े एरिया का। जैसे कि पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन, इक्विटोरियल रीजन,
ओशनिक रीजन, उसमें भी कौन सा, पोलर अलग, टेम्परेट अलग, ट्रॉपिकल अलग, इन सब के अंदर मॉइस्चर की मात्रा, उनके टेम्परेचर, ये सब लगभग होमोजेनियस होगा। तो इतना बड़े एयर चंक जब हम बात करते हैं उसमें सिमिलरिटी होती है, उसको एयर मास कहते हैं। अब जो पोल की हवाएं, पोलर विंड्स आएंगी अगर इक्वेटर की तरफ, उसको ठंडा करेंगे नहीं करेंगे? इस सेंस में कह रहा है एयर मास। तो अब से हर चीज को एयर मास नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा विस्तृत, लगभग 1800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हो कम से कम, और एक ही जैसा नेचर हो, प्रकृति हो, तब उसे क्या कहते हैं, एयर मास। आगे पूरा चैप्टर है हमारा, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। आगे बताओ, वेजिटेशन कवर। अब बताओ कि कोई एक एरिया है जहाँ पे जंगल से जंगल है, और दूसरा है जहाँ पे डेजर्ट है। डेजर्ट मान लो भूल जाओ, पेड़ पौधे नहीं है, किसका टेम्परेचर ज्यादा? क्या? जहाँ पेड़ पौधे नहीं वहाँ पे टेम्परेचर, क्या ऐसा क्यों? फिर से बोलो। ये तो अपने रिजल्ट बता रहे हो ना, इम्पैक्ट, मैं तो पूछा क्यों। एक आम भाषा में समझो कि मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का एरिया है, उसमें आधे में पेड़ पौधे हैं, तो जो सोलर इंसोलेशन हुआ डायरेक्ट जमीन को गर्म किया क्या? नहीं किया। एक तो हीट एनर्जी वो, दूसरे में सनलाइट का प्रयोग उसने कर लिया कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। तीसरे में जो पेड़ है उसकी जड़ें अंदर तक गई हैं, वहां से वाटर, और उनके पत्ते नमी, गर्मी के दिनों में पेड़ के छांव में क्यों जाते हो, सिर्फ छांव के लिए, या थोड़ा हल्का ठंड भी महसूस होता है? ऑब्वियसली वो टेम्परेचर को कम करता है। और एक ऑब्जर्वेशन के अनुसार, जैसा कि आपके क्लासमेट ने बताया, क्या होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क हो जाता है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, डिपेंड करता है कितनी मात्रा में पेड़ पौधे हैं, क्या है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, 100% पड़ेगा। पेड़ लगाना, पेड़ लगाना किसी तरीके से गलत गलत अफेक्ट नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा, बशर्ते कि वो सही पेड़ हो। जैसे कि देर इज कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट, लिप्टस, 20,000 गैलन पानी रोज पड़ जाए, कर लेता है। नॉट गुड ना। जहाँ पे होगा वहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी। हम लोग लाए थे बड़ा सुंदर देखने के लिए, पता है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन गवर्नमेंट ही क्या था, रोड के किनारे हर जगह लगा दिया, आज भी देखने को मिलता है ना, ड्यू कैंपस में देखो, कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट। फायदे भी हैं, हाँ वो पेड़ होगा वो आएगा। के पत्ते को देखो कभी, बहुत सुंदर सुगंध आता है, टेंट बनाने में काम आता है, मच्छर वहां पे नहीं आएंगे, सब कुछ अच्छी। यूकेलिप्टस पेड़ नहीं देखा है, बिल्कुल सीधा सीधा लंबा लंबा रोड किनारे, हाँ उसका खासियत है मच्छर नहीं आए। क्या हाइट पता है? क्यों, लकड़ी से नहीं आती है, और पत्ते से ऊपर ही होते हैं। अच्छा ये बताओ, फिर तो वही बात हो गई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जहां पे वो पेड़ होगा क्या होगा, इसमें ऐसे गुण है कि वहां पे वो, जैसे मान लो कि मेरी क्लास में वो लोग नहीं बैठ सकते ज्योग्राफी से, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, फिर कि मेरे छाँव में ही रहे हैं, क्लास में नहीं रहना पड़ेगा। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता होगा हर चीज का अपना, उस तरह से उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अपना होता है। डन। पेड़ पौधे होंगे तो टेम्परेचर कम, नहीं होंगे तो आगे और डिस्कस का फायदा क्या है, लेकिन हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं फिलहाल। अगला कौन सा है, एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप। एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप कहने का मतलब ये है, मान लो एक सन फेसिंग स्लोप हो सकता है, और एक सन के अपोजिट वाला स्लोप हो सकता है, क्या क्लियर है? तो अगर सन फेसिंग है तो टेम्परेचर ज़्यादा, और सन नॉन फेसिंग है तो, अरे कोई माउंटेन है, माउंटेन किया मैंने, मान लो ये हिमालय, अब बताओ, अब बताना, हिमालय का सदर्न स्लोप वर्सेस नॉर्दर्न स्लोप, ठीक है, किस स्लोप पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सदर्न वर्सेस नॉर्दर्न, हिमालय का, उत्तरी वर्सेस दक्षिणी,
ज़्यादा होगा? आप बताओ। नॉर्दर्न। अच्छा बताओ नॉर्दर्न क्यों होगा, बताने दो। क्या होता है? सॉरी। तो पृथ्वी को बताया था ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैं तो अब स्लोप की बात कर रहा हूँ। हमारा उत्तरी हिस्सा दक्षिणी हिस्सा, तो ये थोड़ी ना पृथ्वी का उत्तरी दक्षिणी हो गया। मेरा लेफ्ट राइट। तो बस ऐसे क्या क्या सोच। ये क्या है? आ गया हिमालय। ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है। सूरज कैसे आती है? इसका कौन सा हिस्सा पे रोशनी पड़ती है? दक्षिणी पे, उत्तरी पे। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। कहाँ पड़ता है धूप, सनलाइट? नॉर्दर्न में। नॉर्दर्न में क्या है? आइस, बर्फ जमे हुए हैं। और इसीलिए माउंटेन क्लाइंबिंग होती है एवरेस्ट की, कहाँ से होती है? नॉर्दर्न से, ना कि साउथ से। साउथ में चूंकि क्या है, धूप है, पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे हैं, हम थोड़ा सा टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। आइस नहीं है, वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द हिमालयन रीजन का कौन सा स्लोप होगा? सदर्न, जिस ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे धूप आ रहा है। और उधर वाले में धूप नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? हिमाच्छादन, मतलब आइस। माउंटेन क्लाइंब करना हो तो कैसा है, ये मिट्टी में चढ़ना पसंद करोगे आइस वाले में? आइस वाले में क्लाइंबिंग इसलिए इधर से होती, तो हमारे पास भी बहुत पैसे आते। जैसे नेपाल का जीडीपी का एक मेजर हिस्सा सिर्फ यहीं से आता है, माउंटेन क्लाइंबिंग से। एक होमवर्क लिख लो, लॉज रिगार्डिंग टू माउंटेन क्लाइंबिंग। लॉज, नेशनल लॉ बना है रिलेटेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग। पेड़ पे चढ़ने का, पर्वतारोही के लिए नए नियम। पर्वतारोही के लिए नए नियम, या पर्वतारोहण के लिए। इंपॉर्टेंट है ना? क्या फ्री में जाओगे तुम? बजट होता है, हैव टू पे। हाँ तो कंपटीशन रख लो, तुम प्राइज मनी रख दो। अगर पैसे वाली बात होती है ना बहुत ज़्यादा, कैसे कई लोग पहुंच गए होते हैं। इसके लिए स्पॉन्सरशिप होता है कि एक टीम जा रही है, और कई सारे बिजनेस होती हैं वहाँ भेजती, और वो कहे कि ज़्यादा नहीं, तुम वहाँ पे बस ये मेरा झंडा दिखा देना। इसके लिए उनको स्पॉन्सर करते हैं। अब वो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे क्या हो, पर्वतारोही हो, और पीछे वाले का स्किल अच्छा है, नेगोशिएशन का, लॉबिंग अच्छा है, आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिल। हमारे देश या पूरे विश्व में ऐसे ही होता है। एवरी कॉर्नर एंड कॉर्नर यूल फाइंड अ जीनियस, बट ऑन, आप में से सब लोग किसी ना किसी एरिया में अपने आप में जीनियस हो गए, लेकिन कभी बाहर नहीं आए, क्योंकि मौके, अपॉर्चुनिटी कैप्चर्ड बाय हु। पहले तो डेयर करो, दूसरे में यू करोगे, तुम जान ही नहीं सकते तुम क्या कर सकते हो। जानोगे तब जब करोगे, तो मौके देंगे। कर रहे हो, बात समझ में आई? आगे बढ़ूं। अर्थ लास्ट में क्या है हमारा? आस्पेक्ट ऑफ स्लोप समझ में आ गया, जो सन फेसिंग होगा वो गर्म ज्यादा होगा। एग्जाम्पल दे देगा हिमालय, तो क्या हो गया, नॉर्दर्न या सदर्न? तुलसी, नॉर्थ या साउथ? हिमालय साउथ। अगर मैं बोलूँ आराकानी उमा, ईस्टर्न है। वेस्टर्न तो सनसेट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से कोई भी पूछा है क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आगे चल चल बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिस्ट्रल नाम सुना है? मिस्ट्रल नहीं सुना है? हवा है, तूफान है, बिल्कुल। डायरेक्शन पता है? अभी नहीं बताऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ। ऐसे भी चीजों को, जैसे कि लू जानते हो ना, ऐसे भी यूज करके आपसे पूछा जाएगा। डॉक्टर विंड ने बोला ना अभी अभी, सहारा वाला बात, विंड कॉरिडोर हो रहा है। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी क्लाइमेटोलॉजी में, बहुत मजा आने वाला है, उसका इम्पैक्ट तुम्हें खुद दिखेगा कि क्या हो सकता है। आगे बढ़ो, लास्ट में क्या है? अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन। अगर ज्यादा दूरी पे है तो, ज्यादा दूरी पे होगा तो टेम्परेचर ज्यादा या कम? टेम्परेचर। और कम दूरी पे होगा तो
बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है? डेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? पेरिहिलियन कब होगा? जून के 2 हफ्ते बाद, जुलाई में। 4 जुलाई को सबसे दूर होगा एपिहिलियन, और 3 जनवरी को सबसे पास होगा पेरिहिलियन। अब सोचने वाली बात यह है, जनवरी को सबसे पास है फिर भी, और 4 जुलाई को सबसे दूर है फिर भी गर्म है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस ही मैटर नहीं करता है, और भी फैक्टर हैं। ये क्वेश्चन आ जाए तो बता दोगे ना कि वाई, मतलब कि डिस्पाइट द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन ड्यूरिंग जनवरी मंथ, अर्थ इज वन वेरी कोल्ड दैट टाइम। इसलिए अर्थ कोल्ड नहीं होता, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोल्ड होता है। इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में आग लगी होती है, जंगलों में जानवर मर रहे होते हैं। रहने दो, समझ में आ गया इतना? तो इसका एक आंसर यहाँ पे है शॉर्ट में। क्या है यहाँ पे? है कि नहीं? देखो तो, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स अल्टीट्यूड की बात करोगे तो विद अल्टीट्यूड कम होगा ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ट्रांसपेरेंट उतनी दी गर्मी। लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट, जितना ज्यादा उतना ही टेम्परेचर। ज्यादा या कम? कम होगा, यहाँ पे अपोजिट करो, यहाँ पे 1/T कर दो। यहाँ पे लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा, पानी कुछ तो ऑब्जर्व करेगा हीट का ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/T, इनवर्स रिलेशन कर लिया तो कर ही दो। यहाँ पे क्या कर दूं मैं? 1/, इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे, लैंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना दूरी जते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जितना मेरी दूर क्लास से दूर जाओगे। ज्योग्राफी तुम्हारी। अगला बताओ, ओशन करंट, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया। ओशन करंट, कोल्ड वार्म बताने की जरूरत है? वार्म मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। एयर मास, वेट करो, हम ओशनोग्राफी पढ़ने वाले हैं। क्यों कर बताओ? मैंने कहा जहाँ कहीं भी वाटर और लैंड का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे सिर्फ लैंड ही लैंड है राजस्थान की तरह तो पूरा गर्म हो जाएगा, और लैंड के बीच में पानी भी है तो कुछ हिसाब पानी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ऑब्जर्व ज़्यादा कर लेगा, गर्म भी कम होगा तो इम्पैक्ट भी क्या रहेगा? कम होगा। समझ में आए? थोड़ा सा ज़्यादा पानी पियोगे तो टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। चलो आगे बताओ। ओशन हो गया, एयर मास भी हो गया, वेजिटेशन वाला समझ में आ गया? क्या लिखा है? जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर उतना ही कम टेम्परेचर, इनवर्स रिलेशन। सिर्फ ये तुम्हारा होना चाहिए चार्ट। कहाँ? एक जो अपने बताया था ना कि स्पेशल कॉपी रखना जिसमें पीटी स्पेशल हो, तो उसमें एक पेज तो ये जरूर मांगता है। एक ही में कितना कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मीन्स के आंसर भी। अगला कौन सा है? एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, सन फेसिंग वार्मर, डिस्टेंस ऑफ अर्थ, जितना दूर उतना गर्मी कम, इसलिए इनवर्स हो गया। ऑल अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग योर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में भी है। कोई क्वेश्चन है? कोई ऐसा वर्ड टॉपिक जो समझ में ना आया हो अभी तक आज की क्लास में? फ्लिकरिंग बोलते हैं उसको, मीन्स क्षण भंगुर होना। अभी तुमने कहा कि चलो आज चलते हैं घर पे, फिर कहा कि नहीं छोड़ो यार चलते हैं आज मूवी देख लेते हैं, और दोस्तों को बुलाया फिर कहा कि छोड़ो मूवी देखने का मन नहीं है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो माइंड तुम्हारा बार बार चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है। हाँ, ये क्यों होता है? कैमरा ऑफर कर बताऊँ? रहने दो, साइकोलॉजी क्लास रहने दो। हर किसी का अपना अपना होता है टेम्परामेंट, माइंड, बॉडी। व्हेन यू आर नॉट स्टेबल स्टेट में नहीं हो
बेचैन हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तुम्हारे पास क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। डिसीजन मेकिंग सही नहीं जा रहा है, तुम्हें आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही होता रहेगा। जब तुम स्ट्रिक्ट हो जाते हो एक जगह पे कि मुझे यहीं जाना है, फोकस्ड हो, तुम्हारे सपने बड़े हैं और उसके साथ तुम्हारा एंथुसियाज्म हो, दिशा में बढ़ना आसान होता है। और जब तुम हमेशा 4-5 नाव पे चल रहे होगे, ये भी करना, वो भी करना है, बीसीएस भी निकाल लूँ, आईएएस भी निकाल लूँ, एसएससी भी भर ही देता हूँ, इधर बैंकिंग भी, तो फिर कभी यूपीएससी तैयारी करोगे, कभी बैंकिंग तैयारी करोगे। लैटिट्यूड वाला क्लियर है? 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ट्रॉपिकल, मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर टेम्परेट, एंड फिर फ्रिजिड, ध्रुवीय क्षेत्र। डन। स्लोप वाली बात करो। सन फेसिंग, नहीं ये स्लोप नहीं, अल्टीट्यूड की बात करोगे। जैसे से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम, ऊपर क्या मिलेगा? आइस। क्लियर है? स्टॉप ही कर देता हूँ, इसके बाद करेंगे कल डिस्कशन।